आपको मजेदार बात बताऊं, चपड़ासी की वैकेंसी है, चपड़ासी की 300 वैकेंसी में 243 वैकेंसी जनरल की है, 243 जनरल की है, 30 वैकेंसी SC ST OBC तीनों मिलाकर 30 है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूं ये बात, वो सुनी भी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो कर लें, लड़ाई तो लड़ेंगे, जेल जाके लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। अब झुकने से काम नहीं चलेगा, ना झुकेंगे ना रुकेंगे ना बिकेंगे ना डरेंगे, हम लड़ेंगे। और ये जो लोग हमारे लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं सब क्लासिफिकेशन के नाम पे, मैं अपने उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी से जितने सफाई कर्मचारी की नौकरी पे तुम नौकरी कर रहे हो, उससे ज्यादा पे जनरल वाले नौकरी कर रहे हैं, पर सफाई का काम तो तुम करते, वो तो नहीं करते। उस हक को तो मांग लो। तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, जहां आप लोग हम लोग आ जाया करते थे, वो रास्ता हमारा बंद कर दिया, उस रास्ते को तो खुलवा लो। आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाए। साथियों, मैं आइक्सा को बधाई दूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। चूंकि जो जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को डिलीवर किया, उसको पढ़ के ऐसा लगता ही नहीं कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों ने डिलीवर किया है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी और RSS की भावना को परिलक्षित कर दिया और उस पर सिग्नेचर मात्र कर दिए हों, ऐसा मतलब पढ़ के महसूस होता है। और वो इसलिए महसूस होता है कि इसकी बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो 1975 के आसपास पंजाब की सरकार ने अनुसूचित जाति के अंदर 2 क्लासेस बना दिया, उसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। और उसके बाद सेम काम हरियाणा की सरकार ने किया। फिर 1990 में यही काम आंध्र प्रदेश ने किया, 2000 में यही काम और आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया, जिसके खिलाफ EV चेन्नैया कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जब निर्णय दिया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, और साथ ही साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) का उल्लंघन है। ये समानता का उल्लंघन है, अफसर की स्वतंत्रता और समानता का उल्लंघन है। ये कहते हुए और साथ में कहा कि चूंकि ये होमोजीनियस सोसाइटी है तो ये उपवर्गीकरण उचित नहीं है, जिसके आधार पे जो देवेंद्र सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए और 2006 में इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया पंजाब की और हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए उपवर्गीकरण को। लेकिन उसके बाद हरियाणा पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 5 जज की ही बेंच ने फिर से जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये उपवर्गीकरण होना चाहिए। हम पिछली EV चेन्नैया वाली जजमेंट से सहमति नहीं रखते, लेकिन चूंकि वो जजमेंट भी 5 जज बेंच की थी और ये जजमेंट भी 5 जजों की खंडपीठ की थी, तो फिर लागू कौन सा हो। अल्टीमेटली एक लार्जर बेंच बनाई गई जिसमें 7 जजों की बेंच बनी और 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को वो जजमेंट दिया, जिस जजमेंट पे पूरे देश में एक हाहाकार मचा है। कोर्ट के सामने 4 इश्यूज इन्वॉल्व थे, जिसमें एक तो ये था कि क्या ये आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन है। तो पहले एक समय उसी हाई कोर्ट की 5 जज की बेंच ने कहा था कि हाँ ये उल्लंघन है, लेकिन इस 7 जज की बेंच ने 6 और 1 के अनुपात से कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 341(2) का उल्लंघन नहीं है। दूसरा इशू उनके सामने था कि क्या ये आर्टिकल 14, 15(4), 16(4) का उल्लंघन है। पिछली 5 जज की बेंच ने कहा था हाँ ये उल्लंघन है, लेकिन इस बार 7 जज की बेंच ने 6-1 के अनुपात में कहा कि नहीं, ये उल्लंघन नहीं है।
और तीसरी बात, उसमें तीसरा इशू उनके सामने था, क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, उपवर्गीकरण कर सकते हैं अनुसूचित जाति के अंदर? तो कोर्ट ने कहा हाँ कर सकती है, जबकि पिछली 5 बेंच ने कहा था कि नहीं कर सकती। और चौथा सब्जेक्ट उनके सामने इशू था, जो उन्होंने डिसाइड एडजुडिकेट करना था, वो था कि क्या ये जो क्लास है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है या फिर होमोजीनियस सोसाइटी है? तो पहली वाली ने कहा था ये होमोजीनियस सोसाइटी है, और दूसरी ने कहा नहीं है, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। यानी पहले जजमेंट की चारों बातों को पूरी तरह दरकिनार करके जजमेंट दे दिया। तो 4 इशू इन्वॉल्व थे, 4 इशू एडजुडिकेट करने थे, 4 कर दिए। ये इशू कोर्ट के सामने विचाराधीन ही नहीं था कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जजेज ने 4-3 के रेशियो से अपनी मर्जी से ये भी डिसाइड कर दिया कि भाई ये सरकारों को चाहिए कि इसमें, मतलब सरकारों को ये चाहिए नहीं, सलाह दी जाती है कि सरकारें क्यों नहीं लेयर पे करें, चूंकि मंडल कमीशन वाली जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट थी 92 की, उसके अंदर वो केवल ओबीसी की बात नहीं करती, बल्कि वो जजमेंट SC/ST की भी बात करती है। यानी अननेसेसरी वहाँ से उठा के उसको भी डिसाइड कर दिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एक सलाह दे डाली कि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। एक और झगड़ा पैदा करवा दिया। खैर बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस जजमेंट से पढ़ने के बाद एक तो ये प्रतीत हुआ, जिस समाज के बारे में आप फैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो समाज इसमें पार्टी बनाए और समाज को सुनवाई का मौका मिला? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, जिसके बारे में कोर्ट फैसला करने वाली है उसको हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। तो हमारे समाज को तो हियरिंग का मौका ही नहीं मिला, तो हम अपनी बात रखते कैसे? दूसरी बात वो कहता है फेयर प्ले इन एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा सिद्धांत कहता है देयर मस्ट बी फेयर प्ले इन एक्शन। तो इसमें कहीं फेयर प्ले तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमें सुनवाई का ही मौका नहीं मिला तो फेयर प्ले कहां से हुआ? और तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, क्या कोर्ट के सामने केंद्र की सरकार ने या संबंधित राज्य सरकारों ने कोई ऐसा डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा? क्या अनुसूचित जाति की किस जाति की कितनी जनसंख्या है, सरकारी नौकरी में किस तरह की नौकरी में कौन कौन सी जाति को कितना हक मिला, किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला? क्या इस तरह का कोई डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा? इस तरह का कोई डाटा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट के ख्वाब कहाँ से आ गए कि भाई कुछ जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में ज़्यादा मिल गया, कुछ को कम मिला है? इसका मतलब कोई व्यक्ति है पहले पीछे से एक माइंड सेट बना के बैठा है, किसी ने तय कर लिया कि इसमें झगड़ा करवाना है। सरकारी नौकरियां बची नहीं है, जब नौकरियां नहीं होंगी तो फिर झगड़ा किस बात का? दूसरी बात, जब किसी तरह की कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है, और न्यूनतम क्वालिफिकेशन वाला आदमी उस एग्जाम में बैठ सकता है। जब एग्जाम में बैठता हो तो उस एग्जाम को पास करना जरूरी है। पास करने के बाद उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट में नंबर आएगा तो उसको मिल जाएगा। उसमें अनुसूचित जाति की कौन सी जाति को मिलेगा ये तो पहले से तय नहीं होता। तो फिर ये कैसे कह दिया कि भाई कुछ जाति ज़्यादा फायदा उठा गई है, कुछ जाति पिछड़ गई है? तुम्हारे पास कोई डाटा भी नहीं है कौन सी पिछड़ गई, कौन सी को ज़्यादा मिल गया। तुम्हारे पास ये डाटा भी नहीं किस जाति की जनसंख्या कितनी, किसके हिस्से में क्या आया। तो फिर किस आधार पर आपने ये जजमेंट दे दिया? तो मैं एक वकील पेशे से वकील होने के नाते, राजनीतिक बाद में हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही पहले हूँ। तो मैं तो एक वकील की दृष्टि से, पैनी नज़रिए से, कानूनी दृष्टि से भी देखूंगा और क्रिटिकली एनालाइज भी करूंगा। साथ में एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते मैं अपने समाज की आवाज़ को बुलंद भी करूंगा, क्योंकि ये जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आपस में लड़वाने वाली जजमेंट है। और मैं साबित करूंगा कि ये लड़वाने वाली जजमेंट क्यों है, इसके पीछे आधार क्या है। तो मैं वो आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं।
10 ऐसे PSU हैं जो सेंट्रल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। केवल 10 बैंक का बताऊंगा, वैसे तो सोयो ऐसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। तो सारा डाटा लेके बैठेगी तो पता लगेगा हम सबके साथ केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले मैं केवल 10 बैंक का बता दूं, भारत के 10 बड़े बैंक, उसके अंदर चीफ जनरल मैनेजर की 147 वैकेंसी है। 147 में से 135 वैकेंसी पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जा किए हुए हैं। 147 में से 135 यानी 92% पे स्वर्ण जाति का कब्जा है, और 3 वैकेंसी पे केवल ओबीसी है जो 2% बैठता है। 9 सीटों पे शेड्यूल कास्ट है जो 6% बैठता है, और शेड्यूल ट्राइब 0। शेड्यूल ट्राइब का तो उसमें कुछ भी नहीं है। और जनरल मैनेजर की 667 वैकेंसी है इन 10 PSUs के अंदर। इन 667 में से 588 पे स्वर्ण जाति के लोग काबिज हैं, यानी 88%। और उसके साथ 12 नौकरियों में ओबीसी है जनरल मैनेजर जिसको 2% मिला है। 52 सीटों पर शेड्यूल कास्ट है जिसको 8% मिला है। 14 सीटों पे अनुसूचित जनजाति है जिसको 2% मिला है। तो अभी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट का शेयर बनता है वो ही नहीं मिल रहा। फिर आप कैसे कह रहे हो कुछ ज्यादा ले गए, कुछ बिल्कुल पिछड़ गए? अरे ये शेड्यूल टाइप 0 है भाई। क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसे कोई तथ्य रखे किसी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, या सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो कभी कोई इस तरह की जानकारी लेना चाहा, या केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा डाटा उनके पास तो डाटा ऑलरेडी है, क्या इसके ऊपर कभी कोई बात बोली है? या राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति के लिए हमें आपस में लड़वाएंगे? ये हमें सोचना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, कौन लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि अभी और डाटा रखूंगा, आप चौंक जाएंगे। ये भी सुन लीजिए आप। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 64,38,950 है। 64,38,950। इसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। ए ग्रुप के अंदर 17 जाति ऐसी हैं जिसका आज तक एक भी आदमी ए ग्रुप की नौकरी में नहीं है। अनुसूचित जाति का 17 जाति हैं, एक भी आदमी, 0, एक भी आदमी नहीं बना। बी ग्रुप में 12 जाति ऐसी हैं जिसका एक भी आदमी आज तक बी ग्रुप की नौकरी में नहीं है। सी ग्रुप में एक जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी सी ग्रुप की नौकरी नहीं ले पाया। और डी ग्रुप में 4 जातियां ऐसी हैं, डी ग्रुप यानी चपड़ासी, 4th क्लास वाला जो एम्प्लॉयमेंट में 4 जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी नौकरी में नहीं है। उनके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? और अगर 147 चीफ जनरल मैनेजर में 135 जनरल कैटेगरी के 92% हैं, मैं पूछना चाहता हूं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या अनुसूचित जाति के पास नहीं है? मैं ऐसे हजारों लोग दे सकता हूं जो चीफ जनरल मैनेजर की वैकेंसी के लिए मच मोर कॉम्पिटेंट। उन्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहां आपका कब्जा है, जिसको चाहेंगे बनाएंगे आप। वहां तो आप रिजर्वेशन दे नहीं रहे, जहां हक मिलना चाहिए वहां हकमारी आप कर रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला डाटा, टोटल सरकारी नौकरों को तनख्वाह पे केंद्र की सरकार, राज्य सरकारें 3% पैसा खर्च करती हैं। पूरे देश का 3% सरकारी नौकरों की तनख्वाह पे जाता है। तो उस 3% में हमारे हिस्से में तो 1% भी नहीं आया, और उस 1% में आपस में झगड़ा करवा रहे हैं। 97% अदर देन सैलरी, 97% में अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का हिस्सा कहाँ है? हम आपस में इनकी साजिश का शिकार होकर आपस में लड़ेंगे या उस 97% में अपना हक मांगेंगे? खेत की जमीन, जल जंगल जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? हाँ, किसने आपको मालिक बना दिया जमीन का? जब आप मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हम मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हमारे अंदर भी वही खून है, आपके अंदर भी वही खून है, तो तुम जमीनों के मालिक कैसे हो? हम जमीनों के मालिक क्यों नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और एक और महत्वपूर्ण डाटा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब कोर्ट के सामने लड़ेंगे या सरकारों के सामने लड़ाई होगी हमारी, तो हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। कुछ लोग हवा में बात करते हैं, हवा में आर्गुमेंट नहीं होता, आर्गुमेंट तो तथ्यों के साथ किया जाना चाहिए।
मजेदार डाटा आपके सामने रखता हूं। केंद्र की सरकार की जनवरी 2003 में टोटल नौकरियां ABCD तीनों मिलाकर जनवरी 2003 में 26,29,913 सरकारी नौकरियां थी, जिसमें अनुसूचित जाति की ABCD सारी मिला के केवल 6,14,101 लोग सरकारी नौकरी में थे, और अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के 6,14,101, अनुसूचित जनजाति के 2,16,950 ABCD सारे ग्रुप की नौकरी में केंद्र सरकार की। और अदर्स OBC का डाटा उस वक्त नहीं था, OBC का NA लिखा हुआ है। अदर्स लोग थे 26,64,425, 75.5% पे कब्जा अदर्स का। और SC ST OBC सारे जोड़ लो तो 24.5% में सिमटा दिए। तो हकमारी कौन कर रहा है? कौन जवाब देगा इसका? लेकिन ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ये 2003 का है। अब मैं बताता हूं जनवरी 2021 का डाटा। जनवरी 2021 में जो केंद्र सरकार की 33,95,476 नौकरियां थी, चूंकि इन्होंने बहुत सारी नौकरियां खत्म कर दी, वो घट के रह गई 18,78,822। केंद्र सरकार की कुल नौकरियां 2021 में 18,78,822 बची हैं, जिसमें अनुसूचित डी ग्रेड तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया पूरा। फिफ्थ पे कमीशन में उसको पूरी तरह बैन कर दिया। सरकारी नौकरी फिफ्थ पे कमीशन में कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वो ठेके पे भर्ती होंगे, आउटसोर्स कर दिया गया। लेकिन ABC बची। ABC में 3,28,692 लोग 2021 में केंद्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति के थे। मतलब जो 6,14,101 थे 2001 में, वो घट के 3,28,682 रह गए। अनुसूचित जनजाति के 1,44,270 रह गए, और OBC के 4,15,342 रह गए, और जनरल कैटेगरी के 9,90,918 रह गए। ये जनरल वाला बैठता 52.7%। और अभी इसमें EWS जोड़ा नहीं है, उसे और जोड़ लोगे तो पता लगेगा 60% नौकरियों पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जे में बैठे हैं। तो फिर न्याय कौन करेगा? और इससे भी मजेदार एक और डाटा देके मैं डाटा खत्म करके फिर थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। स्वीपर की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी 2003 में अनुसूचित जाति के 73,881 लोग केंद्र सरकार में स्वीपर की नौकरी पे थे, जो 58.57% था टोटल नौकरियों का। ST के 5,605 थे, तो 4.44% था। OBC का NA, क्योंकि उस वक्त OBC का डाटा नहीं था, और अदर्स जनरल कैटेगरी के लोग 46,645 यानी 36.98% स्वीपर की नौकरी पे जनरल कैटेगरी के नौकरी कर रहे थे। वो अलग बात है, वो सफाई का काम करने की बजाय वो ऑफिस में बैठते थे, सफाई का काम वो अनुसूचित जाति के ही लोग करते थे। और ये 2021 में घट के कितने रह गए ये भी देख लीजिए एक बार। 2021 में जो 2003 में सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति के केंद्र सरकार की नौकरियों में सफाई कर्मचारी 73,881 थे, वो घट के 14,534 सफाई कर्मचारी रह गए केंद्र की नौकरियों में, और जनरल कैटेगरी के रह गए 18,295। यानी जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी की नौकरी में आज की डेट में SC से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। हकमारी कौन कर रहा है? अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हो, और काफी हद तक सफल भी हो गए वो लोग, क्योंकि कुछ लोग अनुसूचित जाति के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फेवर कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो न्याय की बात कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि ये हमारा, ये चाहते नहीं हमें हक मिले। अरे मैं चाहता हूं हक मिले। मैं सबके सामने ओपनली कह रहा हूं, अगर सब क्लासिफिकेशन करने से अनुसूचित जाति की उन जातियों को मौका मिल सकता है जो बिल्कुल को नहीं मिला है, तो भैया कर दो, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताओ करोगे कैसे। उससे पहले लागू नहीं होने देंगे, पहले ये बताओ करोगे कैसे। क्योंकि जब नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो कहीं पे वैकेंसी SC की 1 है, कहीं पे 2 है,
1208 के करीब अनुसूचित जाति की जातियां हैं। जैसा मैंने बताया, हरियाणा के अंदर 78 जातियां हैं, किसी स्टेट में 200 जातियां हैं, दिल्ली के अंदर 28 जातियां हैं। तो अगर वैकेंसी 1 है या 2 है, उसको आप 78 जातियों में कैसे बांटोगे? मान लो आपने क्या कि 2 सब क्लासिफिकेशन करके 2 क्लास बना दिया आपने अनुसूचित जाति की, और वैकेंसी निकली 3। अब 3 वैकेंसी में उन 2 ग्रुप में आप 3 को बांटोगे पहले तो। चलो 1.5 उधर दे दी, 1.5 इधर दे दी। एक के अंदर 78 में से 28 जाती हैं, एक के अंदर 50 जाती हैं। तो जो 1.5 वैकेंसी 28 में कैसे बांटोगे और 50 जातियों में कैसे बांटोगे? इसका क्या रोड मैप है आपके पास? क्या इसका कोई आपने कोई डाटा कलेक्ट, कोई स्टडी तैयार की है, कोई रिपोर्ट है ऐसी? कैसे बांटोगे? और दूसरी बात, अगर कहो जी एक बार एक को मौका, एक बार दूसरी जाति को, फिर तीसरी जाति को, 500 साल तक भी इन 78 जातियों को भी हक नहीं मिलेगा। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय हवा में जजमेंट दे रहा है? जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है, किसी सरकार ने स्टडी कराई नहीं है, पूरा विपक्ष कह रहा जाति जनगणना होनी चाहिए, केंद्र कह रहा नहीं कराएंगे, इससे समाज बटेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इंपीरिकल डाटा चाहिए तब ये जजमेंट लागू होगी, वरना अंडर रिव्यू है। तो पहले आप इंपीरिकल डाटा लाओ। इंपीरिकल डाटा के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को जाति जनगणना, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे और जल जंगल जमीन में किसको क्या मिला, किसकी स्थिति कैसी है, किसकी एजुकेशन का क्या लेवल है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो भैया जाति जनगणना करा दो, फिर ये भी पता लग जाएगा कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, किसको कितना ज्यादा मिला और किसको कितना कम मिला। फिर ये भी पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर फला तरह की नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसी कौन सी जाति है जो पिछड़ गई, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो पहले तो उन्हें वो क्वालिफिकेशन तो दो कि उस एग्जाम में बैठ पाए। और उसके बाद अंतिम बात, जब आपने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, तो आपने रेलवेज आधे से ज्यादा बेच दिया, एयर इंडिया पूरा बेच दिया, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, बंदरगाह सारे बेच दिए, आईटीडीसी के आधे से ज्यादा होटल बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, सब कुछ तो आपने बेच दिया। तो नौकरी तो खत्म होगी। जैसा मैंने अभी बताया, केंद्र सरकार की आधी नौकरी तो पहले कम हो चुकी है। सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को जोड़ लो तो 1.5 करोड़ सरकारी नौकरी है, और देश की जनसंख्या 144 करोड़ है। इस 1.5 करोड़ में अनुसूचित जाति जनजाति का पूरा भी जोड़ लो, ओबीसी का भी जोड़ लो, कितना मिल जाएगा भाई? 1.5 करोड़ में से मान लो ईमानदारी से भी दे दें और 70 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को। सपोज करो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ईमानदारी से भी नौकरी दे दें, तो अगर 70-75 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उस 144 करोड़ में 110 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50 लाख को भी आपने अगर दे दी तो 109.50 करोड़ लोग को तो नौकरी आप नहीं दे पाओगे, और जिनके पास पैसा व्यापार करने के लिए भी नहीं, वो व्यापारी भी नहीं बन पाएंगे। और इस मनुस्मृति के चलते उनको जल जंगल जमीन में हिस्सा नहीं मिला, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, व्यापार करने पे भी बंदिश थी। तो वो इतने पिछड़ गए हजारों साल तक। 75 साल के इस थोड़े से चुटकी भर रिजर्वेशन दिया, इसमें तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट के भी पेट में दर्द है, हाई कोर्ट के भी पेट में दर्द है, पूरा केंद्र सरकार, सारी राज्य, सारे नेता जागरूक हो गए, सबका जागृति आ गई एकदम। दलितों में नुकसान हो रहा है, आधे फायदा उठा रहे, आधे लोग। अरे भाई दोगे कैसे? पहले जल जंगल जमीन को बांटो, नेचुरल रिसोर्सेज को बांटो, इंडस्ट्रीज को बांटो, ट्रेड में मौका दो, उसके बाद आप सब क्लासिफिकेशन की बात करना। पहले आप ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह खत्म करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, और जो जो आपने भेज दिया उसका दोबारा से राष्ट्रीयकरण करो। कुछ कहते कैसे होगा? इंदिरा गांधी जी ने भी तो राष्ट्रीयकरण किया था ना, तब हो सकता था, तो आज भी हो सकता है। नियत चाहिए, लेकिन आपकी नियत नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो? क्यों ना मांगे भाई? कह रहे वो तो प्राइवेट है, अपने पैसे से लगाया। अपने से कहां लगाया? सरकार से जमीन ली सस्ते दर पे। जब आप सरकार का किसी रूप में फायदा उठाते हो तो सरकार की नीतियां आपके ऊपर उसी दिन लागू हो जाती है जिस दिन सरकार से आप लाभ उठाते हो। दूसरी बात, जमीन सरकार से सस्ते दर पे ले ली, उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए और काम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों से लोन ले लिया। बैंकों में हमारा पैसा है, हम तो व्यापार नहीं कर पाते क्योंकि पैसा नहीं है। बैंक में हमारा जो थोड़ा बहुत पैसा है
लेकिन हमारी संख्या तो सारा पैसा जुड़ के खरबों रुपये हो जाता है और बैंक उसे तुम्हें दे देती है। तुम हमारे पैसे से फिर व्यापार शुरू करते हो और फिर पूरे देश पे काबिजों का कब्जा करके मालिक बन बैठते हो, फिर कहते हो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों? अरे जब हमारे पैसे से तुम व्यापार कर रहे हो और हमारी देश की जमीन सस्ते दर पे लेकर तुम व्यापार कर रहे हो तो तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों नहीं? हम कब कह रहे हैं तुम अपना न्यूनतम योग्यता खत्म करो, योग्यता जो आप मांग रहे हो वही मांगो, लेकिन उसमें हमें रिजर्वेशन दे दो। जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो रिटर्न टेस्ट आपको कराना करा लो, उसके बाद हम पास कर लें तब तो रखो। अपने भाई भतीजे को तो रख लेते हो, नाम पूछ के क्या नाम है, सुनील कुमार, आगे आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है आपको बताएंगे, यानी आपको नहीं रखेंगे, पता लग गया आपकी जाति क्या है। मिश्रा जी कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? अच्छा बनारस से हैं। अरे बहुत अच्छी है, आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, ठीक है आप कल से आ जाना। इस तरह का जातिवाद, भेदभाव, पक्षपात खुलेआम हो रहा है, सरकारें भी कर रही है और कोर्ट भी कर रही है। हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 300 वैकेंसी निकली है और 300 वैकेंसी में आपको मजेदार बात बताऊं, चपड़ासी की वैकेंसी है, चपड़ासी की 300 वैकेंसी में 243 वैकेंसी जनरल की है, 243 जनरल की है, 30 वैकेंसी SC ST OBC तीनों मिलाकर 30 है, 15 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और 12 वैकेंसी फिजिकली चैलेंज्ड। ये है न्याय। जिस कोर्ट में हम न्याय का मंदिर समझ के न्याय के लिए जाते हैं, उसी के अंदर जब वैकेंसीज निकलती है तो अन्याय नजर आता है। मुझे आज भी याद आ रहा है, एक बार एक दिल्ली के एक जज ने मुझे कहा कि हाई कोर्ट में एक वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 4th क्लास की, तो सारे जजों ने कोशिश की मेरा रिश्तेदार लग जाए, मेरा रिश्तेदार लग जाए, क्योंकि वहाँ कोई रिटर्न टेस्ट तब होता नहीं था। तो वो जज साहब कह रहे कि यार हम सोच रहे थे एक तो हमारा भी भाई लग जाएगा, लेकिन एक हाई कोर्ट जज की लेडी थी, उनके अकेले की 54 के लिस्ट तो उनकी आ गई, मेरे रखने पड़ेंगे। तो कह रहे वो सारी नौकरी वो हाई कोर्ट के जजों में बट गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों तक को नंबर नहीं मिला। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये बात, वो सुनी भी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो कर लें, लड़ाई तो लड़ेंगे, जेल जाके लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। अब झुकने से काम नहीं चलेगा, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये जो लोग हमारे लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं सब क्लासिफिकेशन के नाम पे, मैं अपने उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी से जितने सफाई कर्मचारी की नौकरी पे तुम नौकरी कर रहे हो, उससे ज्यादा पे जनरल वाले नौकरी कर रहे हैं, पर सफाई का काम तो तुम करते, वो तो नहीं करते। उस हक को तो मांग लो। जो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, जहां हम लोग आ जाया करते थे, वो रास्ता हमारा बंद कर दिया, उस रास्ते को तो खुलवा लो। जहां तुम्हें मौका, वो मौका मिल नहीं रहा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इन सारे तरह की जो नौकरियां, उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, कई लाख रुपए फीस चाहिए, मिनिमम 15 लाख, ऊपर करोड़ रुपए तक। वो पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन करा दे। 0.5% हमारे लोग हैं जो केवल अपने लोगों को इस तरह की पढ़ाई करवा सकते हैं, अपने बच्चों को। 99.5% लोग अपने बच्चों को उस तरह की टेक्निकल जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो नहीं करा सकते, तो वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो हकमारी तो आपकी कर कोई और रहा है, लेकिन ये कह के कि दलितों में ही दलित एक दूसरे का हक मार रहे हैं, लड़वा हमें रहे हो। ये मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप मिल बैठ के समाधान करेंगे, लेकिन आपस में लड़ने की बजाय पहले जो हमारा छीन गया है, उन छीनने वालों को देखेंगे, पहले उसको वापस लेते हैं, मिलजुल के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।